हर महादेव। दोस्तों, साधकों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके शरीर में सिर्फ मांस और हड्डियां ही नहीं, बल्कि एक छुपी हुई शक्ति भी बह रही है। एक ऐसी शक्ति जो अगर जाग जाए दोस्तों, तो इंसान को साधारण से असाधारण बना सकती है। लेकिन समस्या ये है दोस्तों कि ज्यादातर लोग कुंडलिनी के नाम पर सिर्फ और सिर्फ कल्पनाएं करते हैं, बिना ये समझे कि जिस शक्ति को जगाना चाहते हैं वे उनके ही शरीर की गहराई में छुपी हुई है। तुम्हारी रीढ़ सिर्फ हड्डियों का ढांचा नहीं, यह एक ऊर्जा का स्तंभ है। तुम्हारी नसें सिर्फ संकेत नहीं भेजती, ये ऊर्जा का प्रवाह करती हैं। और तुम्हारा मस्तिष्क सिर्फ सोचता नहीं, ये एक कॉस्मिक रिसीवर। और जब ये तीनों एक साथ जागते हैं तब जन्म होता है कुंडलिनी जागरण का। लेकिन सावधान दोस्तों, अगर तुमने अपने ही शरीर को नहीं समझा तो ये शक्ति तुम्हें ऊंचाई तक नहीं, बल्कि भ्रम और भय में भी ले जा सकती है। इसलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे आधुनिक विज्ञान और प्राचीन योग के उस संगम को, जहां शरीर की हर हड्डी, हर नस, हर ग्रंथि कुंडलिनी के रहस्य से जुड़ी है। यह सिर्फ ज्ञान नहीं है, ये तुम्हारे भीतर छुपे ब्रह्मांड का नक्शा है। तो तैयार हो जाओ मेरे प्यारे दोस्तों, साधकों, अपने ही शरीर के सबसे बड़े रहस्य को जानने के लिए लास्ट तक मेरे वीडियो में बने रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। कुंडलिनी शक्ति के बारे में जानने से पहले शरीर रचना के बारे में जानना आवश्यक है। शरीर रचना का पूर्ण ज्ञान के बिना इस योग को समझ पाना अत्यंत कठिन है। अतएव ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हमारे स्नायु संस्थान, नर्वस सिस्टम, वात नाड़ी संस्थान में मस्तिष्क एवं सुषुम्ना रज्जु, मेरु रज्जु, स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। इनसे निकलने वाली तंत्रिकाएं जो होती हैं, नर्व स्नायु, हमारे शरीर के हर भाग में पहुंचती है। और दोस्तों, ये दो प्रकार की होती है। एक शरीर के विभिन्न भागों से वेदना, ताप इत्यादि की सूचना मस्तिष्क को ले जाने वाली संवेदी तंत्रिका, सेंसरी नर्व, और दूसरी संबंधित जो मांसपेशियां होती हैं, पेशी मसल्स, वो कार्य करने के लिए मस्तिष्क से आज्ञा लाने वाली, जो मस्तिष्क से आज्ञा लाती है, प्रेरक तंत्रिका, मोटर नर्व, हमारे स्नायु संस्थान। अब आते हैं हमारे रीढ़ की हड्डी, कशेरु का दंड, वर्टिकल कॉलम, जैसे घर के कॉलम होते हैं वैसे ही वर्टिवर्ल कॉलम, छोटे छोटे बहुत से गुटकों कशेरुक वर्टिब्रा एक रेखा से जुड़ने से बनती है। प्रत्येक कशेरुक गुटकों में अंगूठी की तरह का एक छेद होता है, एक छिद्र। सारी कशेरुकाएं आपस में जुड़कर खोखला बेलन बनाते हैं। ये कशेरुकाएं मनुष्य के कुल मिलाकर 33 होते हैं। 33 कशेरुक दंड, मेरु दंड, वर्टिब्रल कॉलम को हम 5 भागों में बांटते हैं। कशेरुक दंड का पहला भाग जो है वह ग्रीवा कहलाता है, और इस भाग में ग्रीवा में 7 कशेरुक होते हैं, जिन्हें ग्रेविक कशेरुका, सर्वाइकल वर्टिब्रा कहते हैं। कशेरुक दंड के दूसरे भाग को वक्ष, सीने की कशेरुक, थोरेसिक वर्टिब्रा कहते हैं। ये वक्ष सीने में कशेरुक जो हैं 12 होती हैं, और तीसरा भाग है उदर का भाग कहलाता है। ये वक्षीय कशेरुक से जुड़ी होती है। इस भाग की कशेरुकाओं को कटिपरक लंबर वर्टिब्रा कशेरुक कहते हैं।
ये 5 होती हैं। और चौथे, पहला कपाल और दूसरा कवच। कपाल क्रेनियम का मस्तिष्क का कवच तथा दूसरा चेहरे की हड्डियां। कपाल में बहुत सी हड्डियां होती हैं, ये शिवन स्यूचर द्वारा जुड़ी होती हैं। कपाल की हड्डियां एक गुहिका कैविटी बनाती हैं। इस गुहिका को कपाल गुहिका क्रेनियल कैविटी कहते हैं। इस गुहिका में मस्तिष्क होता है। इस खोपड़ी में सबसे नीचे आधार में एक छेद होता है जिसे सुषुम्ना छिद्र फोरामेन मैग्नम कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, फोरामेन मैग्नम, जिसमें होकर के सुषुम्ना रज्जु मस्तिष्क के निचले भाग से जुड़ी होती है। यह सुषुम्ना रज्जु फिर नीचे कशेरुक दंड के बेलन में नीचे की त्रिका अस्थि तक जाती है। इस तरह सुषुम्ना रज्जु एक रस्सी के समान होती है और ऊपर मस्तिष्क के निचले भाग से जुड़ी होती है और नीचे धड़ के नीचे मूलाधार तक जाती है। इस सुषुम्ना रज्जु में 31 खंड होते हैं। 31 खंड, जिनमें 31 मेरु तंत्रिकाएं निकलती है। स्पाइनल नर्व्स। सुषुम्ना रज्जु रीढ़ की हड्डी की पूरी लंबाई से छोटी होती है। सुषुम्ना रज्जु का मुख्य भाग दूसरी कटिपरक कशेरुक दूसरी लंबर वर्टिब्रा तक ही पहुंच पाता है। सुषुम्ना रज्जु के चारों ओर झिल्लियों का एक आवरण होता है। झिल्लियां जो होती हैं दोस्तों, संख्या में 3 होती हैं। सबसे बाहर की झिल्ली को दृढ़ तानिका ड्यूरामेटर कहते हैं, दृढ़ तानिका। और इसके अंदर की झिल्ली को जाल तानिका एराक्राइंडमेटर कहते हैं और सबसे अंदर की झिल्ली को मृदु तानिका पायामेटर कहते हैं। और बीच की सबसे अंदर की झिल्ली के बीच के स्थान को अवजाल तानिका स्थान सबे रेकनाइड स्पेस कहते हैं। इस स्थान में आवश्यक तरल पदार्थ भरा होता है जिसे प्रमस्तिष्क मेरु द्रव्य सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। यह शक्तिदायक तत्व सुषुम्ना रज्जु को प्रदान करता है। ये शक्तिदायक तत्व प्रमस्तिष्क मेरु द्रव्य में हमारे रक्त में पहुंचते रहते हैं। जो भी हम भोजन करते हैं, जो भी खाते हैं, वह पचने के बाद शक्तिदायक रसों में बदल जाता है, जिसे हमारा रक्त शरीर के विभिन्न स्थानों में ले जाता है। और मस्तिष्क के जिस भाग में सुषुम्ना रज्जु ऊपर से जुड़ी होती है दोस्तों, उसे सुषुम्ना शीर्षक मज्जा मेड्यूला ऑब्लांगेटा कहते हैं। मस्तिष्क से निकलने के बाद सुषुम्ना रज्जु स्नेह स्नेह पतली होती जाती है और सबसे नीचे आने पर पहली कटिपरक कशेरुक पहली लंबर वर्टिब्रा के स्थान पर एक नुकीले आकार में समाप्त होती है, जिसे शंक्वाकार संरचना कोनस मेडुलरिस कहते हैं। इस शंक्वाकार संरचना के एक धागे जैसी रचना अनुतांत्रिक के पहले खंड तक जाती है। त्रिका अस्थि कशेरुक के दूसरे खंड तक अवजाल तानिका स्थान होता है और वहां एक प्रमस्तिष्क मेरु द्रव्य भी बहता रहता है। त्रिका अस्थि के दूसरे कशेरुक के खंड से पहली आंतरिक कशेरुक तक इस धागे पर केवल दृढ़ तानिका होती है और प्रमस्तिष्क मेरु द्रव्य नहीं होता। पूरी सुषुम्ना रज्जु के बीचों बीच में एक नाली होती है जिसे सुषुम्ना की मध्य नाली सेंट्रल कैनाल कहते हैं। इस नाली में भी प्रमस्तिष्क मेरु द्रव्य बहता है। अगर सुषुम्ना रज्जु को आड़ा काटे अपन तो इसमें अनुप्रस्थ काट ट्रांसवर्स सेक्शन को देखने पर पता चलता है कि सबसे बाहर तो ऊपर बताई हुई 3 झिल्लियां दृढ़ तानिका, जाल तानिका और मृदु तानिका का आवरण होता है, जिसे मस्तिष्क का आवरण मेंजेनिन कहते हैं। फिर उसके अंदर सुषुम्ना की पूरी लंबाई में श्वेत पदार्थ होता है, व्हाइट मैटर, और सबसे अंदर होता है भूरा पदार्थ, ग्रे मैटर, और सबसे बीच में अंदर सुषुम्ना की मध्य नाली सेंट्रल कैनाल होती है। यौगिक भाषा में श्वेत पदार्थ को वज्रा नाड़ी कहते हैं तथा भूरे पदार्थ को चित्रा नाड़ी कहते हैं। सबसे अंदर की मध्य नाली को ब्रह्म नाड़ी कहते हैं। सुषुम्ना रज्जु अनुप्रस्थ काट में देखने में सूर्य के समान गोलाकार दृष्टिगोचर होती है। हमारा स्नायु तंत्र के नर्वस सिस्टम हमारे शरीर में 2 प्रभाग है, पहला ऐच्छिक सोमेटिक और दूसरा अनैच्छिक ऑटोनॉमिक। इनमें से अनैच्छिक स्वैच्छिक स्नायु तंत्र ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा
हमारे शरीर पर नियंत्रण कर हमें पता नहीं चलता। मोटे तौर पर हम यह भी कह सकते हैं कि उन स्नायु तंत्रिकाओं पर हम अपने इच्छानुसार नियंत्रण नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें अनैच्छिक ऑटोनॉमिक कहा गया है। हमारे सीने और पेट के अंदर चेस्ट और एवाडेम के अंगों का नियंत्रण इसी स्नायु संस्थान के द्वारा होता है, जैसे कि दोस्तों हमारा सांस लेना, श्वसन, हृदय का धड़कन, आंतों के द्वारा भोजन को पचाने की क्रिया इत्यादि। यह बात यहाँ पे स्पष्ट है कि हम अपनी श्वसन क्रिया पर अपने इच्छानुसार नियंत्रण थोड़े समय के लिए कर भी सकते हैं, अर्थात फुफ्फुसों की क्रिया पर ऐच्छिक स्नायु तंत्र सोमेटिक नर्वस सिस्टम का भी नियंत्रण होता है। यह ऐच्छिक स्नायु तंत्र हमारी इच्छा के अंतर्गत कार्य करता है। इसके द्वारा हम अपनी मांसपेशियों से काम ले पाते हैं, जैसे बोलना, चलना, लिखना, देखना इत्यादि। सुषुम्ना के अंदर के समान दूरी पर एक एक करके कुल 31 जोड़े स्नायु के निकलते हैं। इनको सुषुम्ना स्नायु स्पाइनल नर्वस कहते हैं। इन सुषुम्ना स्नायुओं का संबंध शरीर के भिन्न भिन्न भागों से होता है। प्रत्येक सुषुम्ना नाड़ी से 2 जड़ें जुड़ी सी रहती हैं। अगली जड़ को पूर्व मूल एंटीरियर नर्व रूट और पिछली जड़ को पाश्चात्य मूल पोस्टीरियर नर्व रूट कहते हैं। हमारे शरीर से जो विभिन्न अभिवाही स्नायु एफरेंट नर्व फाइबर सूचनाएं, वेदना, ताप इत्यादि को लेकर आती हैं, वे पाश्चात्य मूल से सुषुम्ना रज्जु में प्रवेश करती हैं और जो मस्तिष्क से विभिन्न मांसपेशियों के लिए आज्ञा लेकर आती हैं। वे अपवाही इम्प्रेंट नर्व फाइबर स्नायु सुषुम्ना रज्जु के पूर्व मूल से बाहर निकलती हैं। संवेदनाएं ले जाने वाली अभिवाही स्नायु एफरेंट नर्व फाइबर बंडलों के रूप में एकत्र होकर ऊपर मस्तिष्क में ले जाते हैं, बंडल बना करके। अलग अलग प्रकार के संवेदनाओं के लिए अलग अलग मंडल होते हैं। इन मंडलों को स्नायु पथ नर्व ट्रैक्ट कहते हैं। इन स्नायु पथ में इकट्ठा होने वाले स्नायु तंतु महीन धागों के समान होते हैं। ये स्नायु तंतु स्नायु सूत्र नर्व फाइबर मस्तिष्क के विभिन्न भागों तक पहुंचते हैं और जहां जरूरी सूचनाएं जहां तहां के भागों को देते हैं। उन सब सूचनाओं का समन्वय मस्तिष्क करता है, सोचता है, कुछ निर्णय करता है और मस्तिष्क जिन निर्णय पर पहुंचता है उसी कार्य को कराने के लिए उससे संबंधित मांसपेशियों को अपवाही स्नायु तंत्र इफ्रेंट नर्व फाइबर मोटर नर्व फाइबर प्रेरक तंतु के द्वारा आज्ञा भेजता है, ताकि शरीर के वे संबंधित अंग इस कार्य को पूरा कर सकते हैं। अब एक उदाहरण लेते हैं दोस्तों की। मान लीजिए कि हमारे पैर में फिर ततैये ने काटा। अब यह वेदना की सूचना हमारे मस्तिष्क को संवेदी तंत्रिका के सूत्र सेंसरी नर्व फाइबर एफरेंट नर्व फाइबर के माध्यम से पहुंचती है। मस्तिष्क ने तुरंत हमारे हाथ को आज्ञा भेजी कि उस ततैये को हटाओ और वहां मलो। साथ ही आंखों को भी आज्ञा भेजी कि देखो पैर में किसने काटा। ये हाथ व आंख की दोनों क्रियाओं की आज्ञा शीघ्रता से मस्तिष्क के द्वारा भेजी गई। परिवर्तन क्रिया रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में यहाँ पर अभी भी नहीं बताया जा रहा। आज्ञा प्रेरक स्नायु तंत्रिका के माध्यम से हाथ की व आंख की मांसपेशियों को पहुंचती है और उन अंगों ने आवश्यक कार्य किया। तत्काल मस्तिष्क से आज्ञा लेने वाली अपवाही तंतु इम्प्रेंट नर्व फाइबर मोटर नर्व फाइबर प्रेरक तंतु भी संवेदी तंतु के समान मंडलों के रूप में आते हैं। हमारे मस्तिष्क में भी अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग हिस्से होते हैं और सब अलग अलग हिस्सों के समन्वित कार्य से ही हमारे शरीर की विभिन्न क्रियाएं सुचारू रूप से हो पाती हैं।